हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आखिर मध्यकाल में विश्व की क्या परिस्थिति थी और किस प्रकार जो है मध्यकालीन में विश्व का जो क्या मतलब कंडीशन था। तो इसमें बहुत सी बातें हम जो यहाँ पर करेंगे और इसके जो है हर एक जो है बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ बात आता है मध्यकालीन विश्व के अंतर्गत मध्य युग में यूरोप। मध्य युग में आखिर यूरोप की कंडीशन कैसी थी, कैसी इसकी रहन सहन थी, कैसे इसकी व्यवस्था थी, तो इसी पर हम आप प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखा जाए तो मध्यकाल के जो है मध्य युग भी कहते हैं, यानी मध्यकाल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य युग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर है यह वह काल है जो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। यानी प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले, यानी बीच का ये काल है, इसलिए इसको मध्य युग यूरोपियन कहा जाता है। लेकिन क्या यह उन सदियों का उचित चित्रण भी है? क्या ये चित्रण प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या यह महज दो महान युगों के बीच फंसा एक मध्य युग है जिसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ उठ रहा है। क्या इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? देखिए, कहते हैं कोई भी युग हो, चाहे पुरातन युग हो चाहे मॉडर्न युग हो, और मध्य युग की बात करें तो कहते हैं हर युग अपने आप में एक समूचा एहसास कराता है। ठीक है, कहते हैं अगर देखा जाए इस बात पर, अगर हम एनालाइज करें तो सचमुच ऐसा नहीं है। मध्यकाल मानव जो है समाज के क्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसका मध्यन उसकी अपनी विशेषता के लिए जाना जाना चाहिए। कहते हैं हर काल जो है अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सिर्फ यही बात नहीं है, मध्यकालीन की जो है उपलब्धियाँ या गौरव आधुनिक काल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। देखिए, जो मध्यकाल में हुआ होगा वही उसका प्रभाव जो है आधुनिक युग में भी पड़ा होगा। जनरल सी बात है, जो कार्य आप आज करोगे, आज जैसा मेहनत करोगे, आपका आने वाला में जो आप अगर पेपर दोगे तो फल भी आपका उसी प्रकार से प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पर मैं मेहनत करूँ नहीं या मेरा फल अच्छा मिले, तो ये संभव नहीं रह जाता है। तो मध्य में जो कार्य किया जाता है उसका फल और उसका जो है प्रभाव फ्यूचर में दिखता है, यानी आने वाला समय में दिखता है। तो मध्यकालीन को हम यहाँ नकार नहीं सकते हैं। जो मध्यकालीन में हुआ वो मॉडल आधुनिक युग में देखने को जरूर मिला होगा। एक मायने में आधुनिकता की जड़ मध्यकालीन में ही हुए हैं। देखिए, ये बात यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कोई भी जो जड़ होती है, अगर हम बात करें आधुनिकता की तरफ जाएं तो जो मध्यकाल में जो व्यतीत हुआ होगा जड़ तो वहीं से बना होगा ना। अगर जड़ कहते हैं पीछे अगर कमज़ोर हो तो आगे जो आगे पौधा बढ़ता है तो वो भी कमज़ोर होता है। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग से आपने बच्चों को शिक्षा सही नहीं दिया तो क्या बाद में वो बेटर कर सकता है? संभव ही नहीं है। जब जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो पेड़ खड़ा कैसे रह सकता है? तो ज्ञान का पेड़ कैसे खड़ा रह सकता है? तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि जब मध्यकालीन ही के जड़ मजबूत नहीं होंगे तो कहते हैं आधुनिक की जड़ किस प्रकार मजबूत हो सकते हैं। आपको ये बात जो है दिलचस्प लगेगी कि मध्य युग का शब्द जो है यूरोपियों ने जो 17वीं सदी में गढ़ा, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन कालिस्की के काल और उसमें जो है अपने आधुनिक काल के बीच के संकट को एक लंबे और अंधकारमय काल के रूप में देखा। तो ये बात आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि मध्य युगम को जो है यूरोपियन वासियों ने जो है 17वीं शताब्दी में गढ़ा था। लेकिन मध्यकाल पूरे दुनिया के लिए अनिवार्य कोई संकट या अंधकारमय काल नहीं था। हर क्षेत्र में जो है इसकी विशेषता और इसके प्रकाश देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बात यहाँ आगे हम करें तो कहते हैं इस्लामी जगत के लिए यह एक ऐसा काल था जब एक सभ्यता का जन्म हुआ और वह जो है परवान भी चढ़ा और उसकी जो है बुलंदियों पर भी पहुंचा। देखिए, एक सभ्यता जो था वो परवान भी चढ़ा, बुलंदियों पर भी पहुंचा। भारत में मध्यकाल में मेल जोल और संश्लेषण का युग था। पुरानी और नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं आपस में जो है घुलने मिलने और जो है संश्लेषण की इस प्रक्रिया में सह अस्तित्व और सहभूषणता का एक अनूठा संस्कृति रुझान उभरा और मध्यकालीन भारत की पहचान बन गया।
यूरोप में भी जो है तस्वीर इतनी सहन नहीं थी जितना कभी कभी समझा जाता था। बेशक वहाँ जो है मध्यकाल के शुरुआत में भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन बाद में यूरोपवासियों ने अपने जीवन स्तर में काफ़ी सुधार किया और ये सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। उन्होंने ज्ञान विज्ञान की नई संस्थाएं और चिंतन की नई प्रणाली विकसित की, जो कि उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और वो साहित्यिक एवं काल में बहुत उन्नत स्तर पर पहुँचे। दरअसल इस बात पे अगर हम देखें तो उस समय जो नए विचार उभर कर आए, उन्होंने न सिर्फ यूरोप को रूपांतरित किया बल्कि बाद में शेष दुनिया को भी काफ़ी प्रभावित किया। कहते हैं अगर एक राज्य देश प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पे भी पड़ेगा, इसमें जर्नल सी बात है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस का प्रभाव वुहान के शहरों में हुई, लेकिन इसका प्रभाव देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है देखना भी पड़ा और इसको जो है सहन भी करना पड़ा। तो कहते हैं अगर एक राज्य में एक देश में कुछ गलती होती है तो उसका प्रभाव हर एक देश हर एक राज्य में भी वो देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको अभी लग रहा होगा जैसे यूक्रेन के भी युद्ध चल रहे हैं तो इसका प्रभाव ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ वहीं पे पड़ेगा। कहते हैं इसका वातावरण पे तो प्रभाव हो ही रहा है, जो पूरे विश्व को आने वाला समय में जो है तराई तराई करने के लिए पर्याप्त रहेगा। कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं न समझ रहे हैं न सोच रहे हैं और पूरे विश्व को जो है तहस नहस करने में लगे हुए हैं। तो इसका प्रभाव सिर्फ उन देशों पे नहीं देखने को मिलेगा, हर एक देश पे जो है प्रभाव बखूबी देखने को मिल जाएगा। आइए मध्यकाल के नाम से जाने जाने वाले इस काल में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुए रोचक परिवर्तनों के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने पिछले पाठ में रोमन साम्राज्य की ताकत और महानता के बारे में पढ़ा है। अगर आपने जो है इसका पहला टॉपिक नहीं देखा है पीछे वाला तो देख लेना, उसमें हमने जो है रोमन साम्राज्य के विषय में जो है प्रकाश डाला था और उसमें हर बात समझने की कोशिश किया था, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए वीडियो जो पुराना है। ठीक है, इसमें के बीच में रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में बंट चुका था। ये काफ़ी ज़रूरी है कि रोमन साम्राज्य जो था पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बटा था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। पश्चिमी प्रांतों में राजधानी रोम था, जबकि जो है कुस्तुनतुनिया जो है पूर्वी प्रांतों की राजधानी बनी, यानी कुस्तुनतुनिया जो थी जो है पूर्वी प्रांतों की राजधानी बन बैठी। और रोमन सम्राट कास्टोस्टाइन ने जो है 330 ईस्वी में जो है बैजेंतिया के पुराने यूनानी शहर में पूर्वी क्षेत्र की नई राजधानी स्थापित करने में सफल हो गया। नई राजधानी उसके नाम पर जो है कुस्तुनतुनिया के रूप में जानी गई, यानी आगे चल के जो है कुस्तुनतुनिया के नाम से जानी गई पूरे विश्व में। और पश्चिमी हिस्सों में साम्राज्य के पतन के करीब 1000 साल बाद के पूर्वी हिस्सों में रोमन साम्राज्य टिका रहा। कहते हैं 1000 साल तक रोमन साम्राज्य को टिका रहना काफ़ी महत्वता की ओर इशारा करता है। और यह पूर्वी रोमन साम्राज्य और जो है बेज़ंतिया साम्राज्य के नाम से भी जाना गया, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। जो ये देखिए कि रोम साम्राज्य या इसको हमने जो है बैजंतिया के नाम से भी जाना गया। और ऐसे समय में जब पश्चिमी यूरोप अपेक्षाकृत बिछड़ी हुई थी स्थिति में था, यानी उस समय जो है पश्चिमी यूरोपिया बिल्कुल ही पिछड़ी हुई स्थिति में थी और यूनानी भाषी लोगों के जो है पूर्वी सभ्यता आर्थिक संस्कृति जीवन में बहुत बुलंदी पर पहुंच गई थी। गात और मंडल जो है विशागात आड़ फ्रैंकरिक जैसे विभिन्न जर्मनिक कबीलों के जो है हमले के बाद पश्चिमी में रोमन साम्राज्य ढह सा गया था और 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का जो है तख्ता पलटकर इस जो है हमलावरों ने अपने अलग अलग उत्तरवर्ती यानी संश्लेषण राज्य स्थापित कर लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें तो यही प्रश्न सबसे पहले उठता है, क्या इन तमाम राजनीतिक उथल से जटिल परिवर्तन आए? कहते हैं जो ये उथल पुथल हुई, क्या इसमें राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला? क्या रोमनों ने जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाई थी वो पूरी तरह से लुप्त हो गई थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसमें हम देखें तो नई जर्मनी शासक पुरानी जो है व्यवस्थाओं की जगह अपनी जो है व्यवस्थाएं नहीं लाए। दरअसल इसमें एक बात थी कि रोमन और जर्मनिक समाज एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे में जो है घुल मिल सी गए। कहते हैं जब दो संस्कृति आते हैं आमने सामने तो वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और कई संस्कृतियां जो है एक दूसरे के अपना भी लेते हैं, तो ये आम बात थी। और इसके और उस समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण जो यूरोप एक नई किस्म के समाज को जन्म हुआ। कहते हैं अगर दो संस्कृति आपस में मिलती है तो एक नई समाज का जो है जन्म होता है
और इस समाज की संस्थाएं और व्यवस्थाएं रोमन जर्मनिक दोनों से काफ़ी भिन्न थी। और इस समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो थी संतनवाद थी। समानतावाद की जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों की पूरी तरह बदल दिए थे। आइए देखें कैसे पद्धति विकसित हुई, इनकी विशेषता क्या थी। देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है समानतावाद। आखिर समानतावाद का अर्थ क्या होता है और इसका जो है सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में क्या महत्व है। देखा जाए तो हम पुरातन समय के जो है विश्व इतिहास कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम उसके अंतर्गत देखें समानतावाद को, तो समानतावाद जो यहाँ पर आता है राजनीतिक में सैन्य, सामाजिक और आर्थिक पहलू। तो इसके जो है हम सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। तो देखा जाए समानतावाद राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक आर्थिक पहलू के अंतर्गत आता है। पश्चिम में रोम साम्राज्य के जो है विघटन के बाद जर्मनी लोगों ने जो है पर्वतीय राज्यों की हद तक जो है राजनीतिक स्थिरता कायम की। कहते हैं एक सभ्यता अगर विघटन होती है तो दूसरी सभ्यता भी जन्म ले लेती है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। रोम साम्राज्य के विघटन के बाद जो है जर्मनी साम्राज्य ने जो है अपना जो है स्थिरता को कायम रखा। दरअसल इसमें से एक राज्य तो एक महान राजा शार्लमेन के काल में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यानी एक राजा जो है पहले ही जब शार्लमेन काल था तो उसी समय ही अपना साम्राज्य का जो है स्थापना कर लिया था। और यह कैरोलिंगाई साम्राज्य था। कैरोलिंगाई साम्राज्य था जो 9वीं सदी के मध्य फिर से वो रहे बाहरी हमलों के वजह से बिखरने लगा। जब बाहरी हमला हो रहा था तो ये साम्राज्य जो है विखंडित होते जा रहा था, बिखर रही थी। इससे हुई राजनीतिक उथल पुथल से एक नई किस्म की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे दिया। देखिए जो उथल पुथल होगा तो जनरल सी बात है कि नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। और इसी का जो नई साम्राज्य उदय हुआ, नई किस्म की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, उसे ही हम समानतावाद कहते हैं। यानी कहते हैं इससे हुई राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है और इससे नई किस्म की राजनीतिक जो व्यवस्था वो जन्म लेती है, उसी को ही हम समानतावाद कहते हैं। तो आप समानतावाद भली भांति समझ गए होंगे। समानतावाद राजनीतिक प्रभुता का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। यानी इसमें जो है प्रभुता सत्ता यानी किसकी प्रभुता रहेगी, ये श्रेणीबद्ध संगठन है। अगर इसकी तुलना सीढ़ी से की जाए तो हम यह श्रेणीबद्ध ढांचों को आसानी से समझ सकेंगे। और इस व्यवस्था में शीर्ष पर राजा खड़ा रहता था और उसके नीचे खड़े थे बड़े सामंत या डैकुल और अलर्स के नाम से जाने जाते थे। और उसके नीचे खड़े थे छोटे सामंत जो बैरन के नाम से जाना जाता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उनके जो है नीचे नाइट थे और जो शायद सामंतों की निम्नतम कोटि पे आते थे। सिर्फ सामंत राजा ने अपना प्राधिकार पाते थे और वह अपने छोटे सामंत को जो है प्राधिकार प्रदान करते थे और यह सिलसिला नीचे तक चलता जाता था। हर स्तर पर सामंत अपने से ऊपर वाले के प्रति निष्ठा जताते थे, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। ऐसा भी आज के समय में भी होता है, अपने से ऊपर वाले को जो है निष्ठा से देखा जाता है और उससे प्राधिकार पाते थे और अपने से बड़े को जो है महत्व जागीरदार कहलाते थे। यानी उनसे जो होते थे बड़े उनको जागीरदार कहते थे। सामंत और सामंतः अर्थात बड़े और छोटे सामंत के बीच के रिश्ते का यह स्वरूप पदाक्रम जो है सीढ़ियों के शीर्ष से लेकर नीचे तक सामान्य ही था। सामंत अपने क्षेत्रों के सर्वशक्तिमान होते थे। ये तो जनरल सी बात है कि सामंत उस समय जो होते थे सर्वशक्तिमान होते थे। जहाँ रोमन साम्राज्य में सारी शक्तियाँ राजा के हाथों में ही केंद्रित था। रोमन साम्राज्य था उसमें सारी शक्तियाँ जो थे राजाओं के हाथ में ही केंद्रित थी और इस व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता व्यापक रूप से विकेंद्रित की हुई। और नए सामाजिक राजनीतिक ढांचों की एक अनूठी विशेषता यह थी कि सामंत और महंत के बीच का संबंध निजी प्राकृतिक का था। यानी निजी प्राकृतिक का था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात। सामंत और उसके जो है मतहत के बीच रिश्ता बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा अनुष्ठान होता था और इस अनुष्ठान में जो है मतहत जागीरदार जो है जिंदगी भर सामंत की सेवा करने की जो है कस्में भी खाता था, जो कि ज़रूरी था। कहते हैं इस समय जागीरदार जिंदगी भर जो होता था महतात के यानी सामंत की सेवा करने के लिए वचनबद्ध होता था
और इसके साथ वह सामंत का संरक्षण कबूल भी करता था, यानी संरक्षण जो है सामंत किया करता था। ठीक है, तो कहते हैं संरक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उथल पुथल और अस्थिरता का दौर उस समय चालू था। संरक्षण के बदले मातहत जागीरदार को अपने सामंत को कई तरह की सेवाएं देनी भी पड़ती थी जो कि जरूरी थी। इसमें से मुख्य सैनिक सेवा शामिल थी, यानी सैनिक की जो है शक्तियां उनको दी जाती थी और इसके तहत सामंत को जब भी जरूरत पड़ती थी मतहत को उसको एक खास संख्या में सैनिक की आपूर्ति करनी होती थी। यानी जब भी जरूरत पड़ता था सैनिक की आपूर्ति करना उसका स्वाभाविक बात था और इसके बदले में सामंत उसे अनुदान देता था जो आमतौर पर महता और उसके सैनिक के भरण पोषण के लिए जमीनें होती थी। और इस तरह के अनुदान को जो है फीव या यूडम्स कहते थे, यानी जो अनुदान देते थे भरण पोषण के लिए सैनिकों की, उसको जो है साधारण शब्दों में यानी उनके सब लैंग्वेज में जो है फीव या यूडम्स कहते थे। और इसी से यूडिलिस यानी समानतावाद शब्द विकसित हुआ, यानी यूडिलिस से ही समानतावाद शब्द जो है उत्पत्ति हुआ। और ये समानतावाद को जो है सैन्य पहलू भी है। सामंत अपने इलाकों में सशस्त्र समर्थक गोलबंद किया करते थे जो कि सीधे निजी तौर पर उसके वफादार होते थे और इस सख्त सेना बल के साथ जरूरत पड़ने पर वह अपने से उच्च सामंत को सैन्य समर्थन भी दिया करते थे जो कि जरूरी था। और इस बल के कारण जो है सामंत अपने इलाकों के पूर्व मालिक बन बैठे थे, यानी सामंत जो होते थे अपने इलाकों में मालिक थे और राज्य भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये बात आपको इस पिक्चर को देख के भी भली भांति समझ में आ जाएगा जो हमारा अगला जो है रिप्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो है समानता जो दिखाई दे रहे समानतावाद में फेडरल मैनर्स दिखाए गए हैं। आप इसमें देख सकते हो कि इसको जो है अलग अलग जो है पोस्टर में बदला गया है। कहीं आपको फील्ड दिख रहा होगा, कहीं सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट फील्ड के रूप में है। तो कहीं चर्च की व्यवस्था की जाती थी, कहीं वेल होती थी, कहीं मैनर हाउस होता था, कहीं पोस्टर है, कहीं सेल्फ हाउसेस होती थी, कहीं वर्कशॉप होता था, कहीं वाटर डैम्स होते थे। तो इस तरह से व्यवस्था जो था उस समय काफ़ी हद तक था जो कि काफ़ी विशेषताओं के ऊपर उजागर करता है। और ये पिक्चर भी आपको इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि फेडरल्स मैनर किस प्रकार हुआ करता था उस समय कालीन में। मध्यकालीन यूरोप की जो है अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से कृषि पर आधारित थी। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्यकालीन यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये कृषि पर ही आधारित थी। पिछले पार्ट में हमने रोमन साम्राज्य की गुलाम श्रमिकों के व्यापक उपयोग के बारे में पढ़ा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, उसमें जो है हमने यूरोप साम्राज्य के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। कहते हैं रोमन साम्राज्य के अंतिम दौर में गुलाम श्रम का इस्तेमाल खासकर कृषि में लगभग खत्म हो चुका था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा गुलामों की ज़बरदस्त किल्लत के कारण हुआ क्योंकि जैसे गुलाम की बहुत किल्लत पड़ गई इसलिए ये दास्तां ख़त्म सी हो गई। कृषिगत उत्पादन के लिए गुलामों को नहीं मिल पाने से रोमन अभिजातों की जीवन शैली काफ़ी प्रभावित हुई और वो तब एक भोग विलास और ऐसो आराम नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें शोषण के लिए दूसरे लोग न मिले। उन्होंने ये काम मुक्त किसानों के काश्तकारों और खेत दूसरे पर बोझ जो है बांट कर अंजाम दिया। यानी इनको तो कैसे भी ऐशो आराम चाहिए था, तो क्योंकि गुलाम उस समय मिल नहीं रहा था तो इन्होंने जो है मुक्त किसानों, काश्तकारों और खेत मजदूरों को बोझ डाल के उन्होंने जो है ऐश किया। आइए देखें उन्हें सब कैसे किया, तो इसके बारे में हम विस्तार में जानने की कोशिश करें। देखा जाए तो राजनीतिक हलचल और अशांति के दौर में किसानों ने सामंतों की हर तरह संरक्षण पाना चाहता था और यह एक आम आर्थिक संकट का दौर था। आम आर्थिक संकट का दौर था और मुक्त किसानों के पास आम तौर पर कम संसाधन थे। उनके पास अपने खेत नहीं थे और न ही खेती बाड़ी के औजार थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय बेशक किसान हुआ करते थे और किसान मुझे पास आमतौर पर कम संसाधन हुआ करते थे। उनके लिए तो खेती बाड़ी करने के लिए औजार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती थी और वो बीज खरीदने की स्थिति में भी नहीं थे और इस सब के लिए संरक्षण पाने के लिए मुक्त किसानों के सामंतों की तरफ रुख करना ही पड़ता था और उन्होंने सामंतों के पास अपनी आज़ादी गिरवी रख दी।
जैसे कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। और ज़मीन के बंद गए बाद में ऐसे कानून प्रावधान किए गए जो किसानों के ज़मीन से हटने या सामंतों को छोड़कर कहीं और जाने से रोकते थे। जब जर्मनिक कबीले रोमन साम्राज्य के संपर्क में आए तो उनके अभिजातों ने अपने कबीलों के किसानों को भी इसी हैसियत में पहुंचा दिया। और उसके बाद जब भी मुक्त किसानों ने शक्तिशाली रोमन भूस्वामित्व या जर्मनिक सरदारों संरक्षण मांगा, जिन्होंने अपनी आज़ादी खोनी पड़ी। तो इस प्रकार जो है जर्मनी की ये दशा हुई। इसमें किसान जो थे प्रमुख थे। किसानों की आज़ादी खत्म होने की इस प्रक्रिया के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सामंतों, योद्धाओं और सरदारों और जर्मनिक सरदारों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी बढ़ती गई। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि किसानों की आज़ादी खत्म होने से जो है उस समय जर्मनिक सरदारों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत काफ़ी सब बढ़ा सा दिया। और स्थिति जो थी कहते हैं मेज या मजबूत और केंद्रीकृत राज्य का बावजूद नहीं था। कैसे कहते हैं उस समय मजबूत और केंद्रीकृत राज्य नहीं सा था। किसान पूरी तरह से कुलीन जो है भूस्वामियों के रहम कर्मों पर पलते थे। यानी जो भी होता था कुलीन भूस्वामी ही होते थे। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, इन प्रांतों के पास सख्त शक्ति भी थी और वो इसका इस्तेमाल किसानों के धमकाने सताने में किया करते थे हर समय। इसके अतिरिक्त उनके पास असीम राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भी हुआ करती थी और वो इनका इस्तेमाल किसानों को झुकाने और अपने ऊपर आश्रित करने में करते थे। कहते हैं उस समय किसानों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी और ज़मीन से बंधे और प्रांतों पूरी तरह अधीन मध्यकालीन लोग को इस आश्रित किसानों के जो है भूदास कहा जाता था। यानी वो किसान जो होते थे भू के दास हो जाते थे। और ये सब कब होता था? मध्यकालीन यूरोप के समय। इस काल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक जो है सीमांतों के हाथों में जो है भूदास के शोषण पर आधारित थी और इस काल के दौरान संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शोषण के जरिए सुशोधित किया गया था। और ये समझने के लिए कि यह सब कैसे हुआ, आइए देखें कि इस काल में कृषि किस तरह से संगठित की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सामंतों के नियंत्रण वाली समुचित जमीन मैनर यानी गाड़ी कहलाती थी। तो आप समझ सकते हो कि सामंतों के नियंत्रण यानी सामंतों के नियंत्रण वाली समूचे जमीन को जो है गाड़ी के नाम या मैनर के नाम से जाना जाता था। मैनर 3 हिस्सों में बटी होती थी। एक हिस्सा डिमोन कहलाता था और जायदाद का यह हिस्सा सामंत के सीधे प्रबंधन के तहत होता था। मैनर के दूसरे हिस्सों में भूदासों की जोत थी और इसके अलावा मैदानी हिस्से थे जिन पर अपने पशुओं को चराने का अधिकार सबको प्राप्त था। भूदासों को जोतों पर जो अधिकार रखने वाले को सामंत के मैनर काश्तकार माना जाता था, जो कि काफ़ी महत्व था उस समय। काश्तकार होने के नाते उन्हें सामंत को लगान के रूप में कुछ देना ही होता था। यानी लगान के रूप में उनको कुछ न कुछ देने की प्रावधान उस समय काल में थी। काश्तकार सामंतों को यह लगान श्रम सेवा के रूप में अदा करती थी। यानी श्रम सेवा के रूप में काश्तकारों को जो है अदा करते थे लगान के रूप में। श्रम सेवा के तहत उन्हें हफ्तों में कुछ खास दिन डिमोन पर काम करना पड़ता था और खेती के दिनों में भूदास के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तब हल जोतना, बुआई, कटाई इत्यादि की जरूरत पड़ती थी। और इस तरह की जो है अवैतनिक सेवाओं में भवन निर्माण, ईंधन के लिए लकड़ियां काटने जैसे कष्ट साध्य काम भी शामिल थे। देखिए उस समय लगान के रूप में जो थे वो लोग भवन निर्माण भी कहते थे, ईंधन के लिए लकड़ियां काटते थे। तो ये सारे उस समय ये प्रावधान बन गई थी किसानों के लिए। भूदासों को बहुत कहते हैं वस्तुओं के शकल में कुछ शुल्क या कर भी अदा करना होता था। मसलन उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा देना ही होता था और यह शुल्क जो है मनमाने ढंग से लगाए जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जब भी सामंतों के अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती थी तो वे शुल्क थोप देते थे उन पर, जैसे आज के समय में भी होता है। सरकार को जब पैसा कमती है तो वो जो है टैक्स को बढ़ा देती है और जीएसटी को भी बढ़ा देती है। तो कहते हैं पुराने समय में यही प्रावधान थी और आज भी वही प्रावधान है कि अगर संसाधन की जरूरत होती थी तो ये शुल्क जो है आम जनता पे थोप देती थी। सामंत अप्रत्यक्ष रूप से भी किसानों का शोषण करते थे।
कहते हैं किसानों का शोषण हर काल में होता है और होता ही रहेगा, क्योंकि प्रशासन नहीं सुधरती है इस पे। देखा जाए तो मनोहर एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई थी और इसका मतलब था कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को करीब करीब तमाम चीज़ों का यहाँ उत्पादन और उपभोग होता था। यानी देखा जाए रोज़मर्रा के जितने भी ज़रूरतें थी सारे उपभोग इसी क्षेत्र में होती थी और इस सबके लिए वहाँ विभिन्न सुविधाएं भी होती थी। मसलन लोहे के सामान बनाने के लिए भट्टी, गेहूं पीसने के लिए चक्की, रोटी बनाने के लिए तंदूर और शराब बनाने के लिए अंगूर पेरने के कहलू मौजूद होते थे। और यह सब सामान की मिलकत होते थे। किसानों को उन उपकरणों और मशीनों के इस्तेमाल के लिए मजबूर भी किया जाता था। सामान उसका शुल्क मनमाने ढंग से तय करते थे, क्योंकि उन्हीं का राज चलता था और वो जैसे मर्जी उनसे शुल्क वसूल लिया करते थे। तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति उस समय था किसानों की थी और आम लोगों की थी। यदि बात यहाँ हम करें अगले पॉइंट का, जिसमें सीमांतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और खुशहाली और संकट। देखिए सीमांतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, आखिर वहाँ के लोग खुशहाल कैसे हुआ और संकट किस प्रकार की पैदा हुई, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। देखा जाए यहाँ पर हमने अभी सीमांतीय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी किया और जानने की कोशिश भी किया। क्या समूचे मध्यकाल के दौरान यह प्रणाली जस के तहत ही रही? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सीमांतीय व्यवस्था में खुशहाली और संकट रुझान रहे, दोनों का ही कहते बराबर अधिकार थे। अगर इस बात को हम आगे विस्तृत जानने की कोशिश करें तो आपको ये भली बात समझ में होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद की कुछ सदियों के दौरान आर्थिक जीवन स्तर निम्न था। यानी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद देखा जाए तो सदियों के दौर में आर्थिक जीवन स्तर काफ़ी निम्न हो गया था। और हम पहले ही जानते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन और अशांति का दौर था। राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला और अशांति का दौर इस समय चल रही थी। और इस दौर की कुछ विशेषताओं में नगर जीवन, व्यापार और मुद्रा विनिमय में गिरावट शामिल थी। यानी पैसों के लेना देना होता है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला। रोमन काल में कुछ शहर टिके रहे। रोमन साम्राज्य के काल में भी कुछ शहर थे अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था के कारण टिके रहे, लेकिन वह महल खाली बोतलों की तरह थी। महल खाली बोतलों की तरह रह गए, क्योंकि सारे धन इसमें से खर्च हो चुके थे और उनकी कोई वास्तविक आर्थिक भूमिका नहीं रह गई। सड़कें टूट फूट सी गई और वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा की जगह ले लिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से कृषि और बेहद सीमित स्थानीय व्यापार पर आधारित थी और उस समय मुख्य आर्थिक इकाई आत्मनिर्भर जागीरों एवं सामंतीय मेयर भी थी, जिसके बाद में हम पढ़ भी चुके हैं। कहते हैं कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी पिछड़ी थी और उस उपज कम भी थी। ये हालत करीब 10वीं सदी ईस्वी पूर्व तक बना ही रहा, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति कहा जा सकता है। 10वीं सदी के दौरान उत्पादन की सीमांतीय पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला और कहते हैं 11वीं और 12वीं सदी में ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे यूरोप में लगातार फलती फूलती ही रही। जैसे जैसे व्यवस्था स्थिरता पाती गई, कृषि उपज में इजाफा होता ही गया और कृषि तकनीक में सुधार एक अन्य कारक था, जिसके कारण कृषि उत्पादकता में इजाफा हुआ। रोमन काल से इस्तेमाल में आने वाले हल्के एवं अरेस्ट्रम की जगह एक नए हल ने ले लिया, जो चैरेय कहलाया। चैरेय एक हल का जगह ले लिया और नैल सा हल भारी था और यह पहियों से युक्त था और उसे बैलों का एक दल खींचा करता था। इसने उत्तरी यूरोप के सख्त और चिपचिपी मिट्टी की बेहद जुताई में मदद की। खेती 2 भूखंड के तरीकों पर आधारित थी, जिसमें ज़मीन के एक हिस्से पर खेती की जाती थी और दूसरा हिस्सा परती छोड़ दिया जाता था। बाद में इसके बजाय 3 भूखंड का तरीका अपनाया गया और इसके तहत 1/3 ज़मीन परती छोड़ दी जाती थी और 1/3 ज़मीन पर शरद फसल उगाई जाती थी। बाकी पर बसंत फसल उगाई जाती थी। ज़मीन के सिर्फ तीसरे हिस्से के परती छोड़ देने से फसल बोई गई ज़मीन का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया और नए हल और 3 भूखंड कृषि पद्धति और कृषि तकनीक में नई खोज में इस्तेमाल से उपज में कई गुना वृद्धि हुई। जैसे कि हमने चित्र में भी देखा था कि किस प्रकार का यह प्रावधान किया गया था। फर्स्ट
फील्ड था, सेकेंड फील्ड था और थर्ड फील्ड था, जो कि काफ़ी महत्वता को दर्शाया था। कृषि में विस्तार के साथ ही 10वीं सदी से 12वीं सदी के बीच के दौर में व्यापार की बहाली भी हुई और नगरीय जीवन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला। स्थानीय हाट में अतिरिक्त अनाज और अंडे की खरीद फरोख्त से लेकर शराब और कपास जैसी वस्तुओं को भी दूरी के व्यापार का एक लंबा सिलसिला बन गया था। सड़कें के निर्माण से व्यापार में काफ़ी इजाफा हुआ। नदी और समुद्री रास्तों भी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। व्यापार की बहाली से जो है भुगतान के नए तरीके ज़रूरत हो गई, क्योंकि वस्तु विनिमय इसके लिए अपर्याप्त थे। नतीजतन लगभग 400 साल बाद मुद्रा व्यवस्था का दौर फिर से लौट आया और साथ ही शहरों का बड़ा तेज विकास भी देखने को मिला। लंबी दूरी के व्यापार और अलग बलग के ग्रामीण इलाकों में खेती से आई खुशहाली से उसे बड़ा बल मिला, क्योंकि कहते हैं खेती अच्छी होती है तो किसानों की खुशहाली मिलती है, और ऐसा ही इस समय काल में हुआ, वो भी 400 साल बाद। जल्द ही शहर कुछ खास उद्योगों के लिए जाने लग गया और उदाहरण के लिए वस्त्र निर्माण उद्योग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग में से एक बना दिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी और दस्तकारों के संग महत्व धारण करने भी लगा, ये भी जरूरी थी। व्यापारिक गतिविधियों और दस्तकारी आधारित उत्पादन दोनों ही शिल्प संघों के ही इर्द गिर्द संगठित हुए और इससे मध्यकालीन शहरों का महत्व काफ़ी बढ़ गया। अंततः यह ग्रामीण इलाकों में जो है समांती संबंधों को तोड़ने वाले महत्वपूर्ण कारक बन बैठे। आर्थिक प्रगति का ये रुझान 12वीं सदी के अंत तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और 13वीं सदी तक जो समांती व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जा सकते थे, जिसने प्रगति की प्रक्रिया उलट सी दी थी। आर्थिक प्रगति और खुशहाली के काल के चलते आबादी बढ़ी और इसका मतलब हुआ कि सामानों के लिए श्रम की आपूर्ति में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसलिए सामंतों ने उन डिमोन को अब बनाए रखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि डिमोन उस समय बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और मिनर को अब डिमोन के एक बड़े हिस्से को छोटी छोटी जोतों में बांट दिया गया और किसान के भाड़े पर दे दिया गया, क्योंकि ये जोतें बहुत छोटी थी और पहले डिमोन के विशाल भूखंड में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी का अब वहाँ जो है उपभोग संभव नहीं था। साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिकों को मौजूद होने के चलते श्रम शक्ति बचाने वाले प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने वाले कुछ एकड़ ही थे। इसके साथ ही क्योंकि डिमोन ख़त्म हो चुके थे और किसानों से श्रम सेवा वसूलने का तरीका भी ख़त्म हो गया, इसलिए सामंत अब जो है श्रम सेवा के बजाय मुद्रा या जिन्स समानती लगान की मांग करने लगे, क्योंकि ये इसमें कहते हैं जब मुद्रा की जो है स्थिति बदली तो ये सारे कुछ बदल सा गया। कहते हैं मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था शहरी केंद्र और व्यापार में काफ़ी वृद्धि कर दिया और इससे विकास भी काफ़ी बढ़ गया। श्रम सेवा में गिरावट और कृषि में प्रौद्योगिकी की गतिरुद्धता ने एक अन्य कारकों के साथ मिलकर कृषि उपज में ज़बरदस्त गिरावट ला दी। अनाज की किल्लत और अकाल की सिलसिला शुरू हो गया इस समय, और सबसे बड़ा बात तो ये था कि प्लग की महामारी का प्रकोप भी टूट पड़ा। कहते हैं प्लग के कारण न जाने कितने जीवन जो उस समय तहस नहस हो गए और इस सब के कारण अर्थव्यवस्था में एक साथ गिरावट आ गई। लेकिन यूरोपीय समाज 10वीं सदी ईसा पूर्व से पहले और इस संकट से वो बढ़ भी गया, जो जरूरी था। कहते हैं ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण काल था जिस समय ये सारी घटनाएं घटी और अर्थव्यवस्था को जो है तोड़ कर रख दिया। कहते हमारे पास अब कुछ जानकारी हो गई कि मध्यकालीन यूरोप में लोग किन परिस्थितियों में रहे थे और हम कई सदियों के एक कालखंड में उन स्थितियों में होने वाले परिवर्तन को भी रेखांकित कर पाए हैं। भौगोलिक स्थिति में हुई परिवर्तन ने मध्यकालीन यूरोप में समाज और संस्कृति को किस तरह प्रभावित किया, इस बात को भी हम भली भांति देख चुके हैं। 10वीं सदी से पहले के काल के आर्थिक जीवन के जो है परिष्कृत निम्न स्तर को देखते हुए हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह ज्ञान विज्ञान कला के लिए अच्छा दौर भी नहीं था। कहते जब जीवन व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो विज्ञान और कला कैसे अच्छी हो सकती है। और इस दौरान शिक्षा का जो है चुनिंदा लोगों का ही विशेष अधिकार बना रहा, यानी शिक्षा भी थी, कुछ ही आम ही बंदों में विकसित थी। आम लोगों की कई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो आम गरीब होते थे उनको जो औपचारिक शिक्षा देने का प्रावधान उस समय बखूबी नहीं था। कुलीनों का ज़्यादातर सदस्य एक
तक अशिक्षित थे। कुलीन जितने भी थे ज़्यादातर सदस्य अशिक्षित ही हुआ करते थे। सिर्फ पुरोहित वर्ग के सदस्यों को थोड़ी शिक्षा मिलती थी और ये थोड़ी शिक्षा भी बड़ी संक्रिय प्रकृति की थी और यह ज़्यादातर तोता रटन पर आधारित थी और उसे तर्क वितर्क और विवेक की गुंजाइश भी नहीं थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो देखा जाए उस समय जो है तोता बना दिया था, रटा दिया था, चीज़ों के तर्क वितर्क उस समय विवेक से नहीं बनाया गया था। सीखने की पूरी प्रक्रिया पर धर्म का अस्तित्व था। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में जो है विज्ञान में मुश्किल से कोई विकास हो सका। पुण्य उत्थान के कुछ प्रयास हुए जरूर, लेकिन उसमें भी कोई वास्तविक वैदिक सुधारात्मक नहीं देख पाया गया। बहरहाल उसका एक फ़ायदा यह भी हुआ कि पुरोहितों और जो है मठाधीश जमात के सदस्यों को इतनी शिक्षा मिल गई कि वो रोमन साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की नकल कर सके और उसका संरक्षण कर सके। इसमें कम से कम शिक्षा दीक्षा के उस दौर के आधार का काम किया जो 11वीं और 12वीं सदी में शुरू भी हुआ, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। साक्षरता के निम्न स्तर के कारण इस काल में साहित्य के क्षेत्र में कोई ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ और यही बात कला के क्षेत्र में भी रही। बहरहाल इस दौरान पांडुलिपियों के चित्रण और आंकड़न की एक अनूठी शैली विकसित हो गई और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इसके दौर में अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को छोड़कर पूरे यूरोप में लोग जो है भूखमरी की स्थिति में रह गए। तो ये कहते हैं बहुत जो है बुरा स्थिति था इस समय। संस्कृति उपलब्धियों कम और जो है छूट फूट ही थी, यानी देखिए संस्कृति का भी यहाँ पर लुप्त हो गया। यूरोपीय सभ्यता पड़ोस के बेजानटाइन सभ्यता और इस्लामी सभ्यता की तुलना में बेहद बिछड़ सी गई। दरअसल 10वीं सदी के एक अरब भूगोल शास्त्री ने उन्हें जो स्थूल प्राकृतिक अप्रिय तौर तरीके और निम्न वृद्धि वाले लोगों की संज्ञा भी दी थी। कहते हैं इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी आम इंसानों की। 10वीं सदी के बाद से आए खुशहाली और वह शांति के दौर ने इस काल के संस्कृति जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला दिया। लेकिन देखा जाए तो 10वीं सदी जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय काल था और इस दौर में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार भी हुआ। कहते हैं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसका विस्तार भी बहुत काफ़ी हुआ। कलीसियों की ज्ञान और साथ इस्लामी सभ्यता से ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में प्रगति भी देखने को मिला और यह वैदिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था जो आधुनिक काल में अपने उत्कृष्ट पर पहुंचा। चर्च ने जो है शिक्षा पर अपना एकाधिकार खो दिया और ज्ञान एवं विद्या क्रमश जो है धर्मनिरपेक्ष होती गई। पहले ज्ञान और शिक्षा तर्क वितर्क और विवेक से पूरी तरह कटी हुई थी। अब इस दौर में आलोचनात्मक अध्ययन का एक सिलसिला जो है धीरे धीरे शुरू हुआ। महिलाएं भी अब शिक्षा पाने लगी, लेकिन उनका संख्या बहुत ही कम थी। देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है मध्यकाल में अरब सभ्यता। तो मध्यकाल में अरब सभ्यता की क्या विशेषता थी और ये किस प्रकार जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये सारी बातों पर जो है हम यहाँ प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकाल में अरब सभ्यता की क्या जो है सिस्टम थी और क्या उसका पोजीशन था। देखिए बात अगर हम करें मध्यकाल में अरब सभ्यता, तो कहते हैं मध्यकाल में अरब में एक शानदार सभ्यता का उदय हुआ। ये बहुत शानदार थी और इसके उदय कारण वहाँ इस्लाम का जन्म होना था, क्योंकि साथ में इस्लाम का भी जन्म हुआ, क्योंकि अरब है और अरब साइड जो इस्लाम का ही एक घर माना जाता है। इसने न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका, भारत समेत ऐसे दूसरे हिस्सों को भी काफ़ी प्रभावित किया। दरअसल इस्लाम का जन्म इस काल की इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि मध्यकालीन विश्व की दास्तान से इस्लाम की कहानी अलग नहीं की जा सकती। आइए इसके बारे में और हम जानने की कोशिश करें कि इस्लाम का जो है जन्म किस प्रकार हुआ और इसका उदय होने का सबसे बड़ा कारण क्या था। इस्लाम की दास्तान अरब ने शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यही उसका जन्म हुआ है। यानी इस्लाम का दास्तान जो है अरब से शुरू होना चाहिए, क्योंकि यही उसका जन्म हुआ। और अरब जो है रेगिस्तानों का एक प्रदीप है। अरब जो है कि रेगिस्तानों का प्रदीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज़्यादातर अरब बद्दू जाति के होते थे। बद्दू जाति के उस समय इस्लाम जो होते थे वहाँ पर रहते थे। कहाँ? अरब देश में। अर्थात ये ऊँट पर घूमने वाले चरवाह हुआ करते थे। जनरली देखा जाए तो यानी ऊँट पे घूमने वाले लोग चरवाह हुआ करते थे इस्लाम के उदय से पहले। और वो कौन से जाति की से बिलोंग करते थे? बद्दू जाति से बिलोंग करते थे। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जो होता था उस समय पशुपालन और नखलिस्तानों में उगने वाले खजूर।
तो ये उनका प्रमुख जो है भोजन का स्रोत होते थे। पशुपालन और नखस्तानों में जो खजूर लगती थी वो उनका मुख्य भोजन था। कहते हैं शिल्प उत्पादन काफ़ी सीमित था और व्यापार भी उनकी बहुत धीमी होती थी, और शहरीकरण तो देखा जाए बहुत ही कम था, यानी शहरीकरण उस समय बिल्कुल न के बराबर ही हुआ करता था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लंबी दूरी का व्यापार करने वाले कारवाओं के दास्तानों में परिवर्तन के बाद अरब अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आई। यानी बाद में जब 6वीं शताब्दी के आसपास ये आए तो उन्होंने जो है कारवा के रूप में जो है यहाँ से वहाँ घूमने लगे, जिससे जो है वो व्यापार करने में हर क्षेत्र में सक्षम हुए। अरब के दो पड़ोसी साम्राज्य रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच जंग सदैव छिड़ी रहती थी। देखिए, अरब दो पड़ोसी राज्यों थे, उसमें रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच जंग हमेशा लगी रहती थी, और इन जंगों के कारण जो है अरब, अफ्रीका और एशिया बीच व्यापार के लिए आने जाने वाले कारवाओं को सुरक्षित रास्ता बन गया। इससे कुछ महत्वपूर्ण शहरों का विकास को भी काफ़ी बढ़ावा मिला उस समय, और उन्होंने उसका फ़ायदा भी बखूबी उठाया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शहर था मक्का। यानी मक्का जो था उस समय व्यापार के लिए बहुत ही मशहूर था, जो कुछ प्रमुख व्यापारी मार्गों के लिए संधि स्थल पर था। यानी सब संधि स्थल का मतलब होता है जंक्शन, जहाँ पर हर जो है मिलता है आपस में आके। कारवा के कारण मक्का को एक स्थानीय धार्मिक महत्व हासिल था, और इसी कारण भी वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। उस समय काबा अरब के विभिन्न कबीलों के लिए एक पूजनीय स्थल बन गया, और इस धर्म स्थल पर जो है कुरैशल कबीलों का नियंत्रण था। कुरैश कबीले का नियंत्रण होना उसमें बहुत ज़रूरी था, जो मक्का के आर्थिक जीवन में एक शक्तिशाली भूमिका निभा रहा था। यानी जो है धर्मस्थल में कुरैशी कबीलों का होना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मक्का के आर्थिक जीवन में शक्तिशाली भूमिका इन्हीं की थी। इस्लाम के जो है स्थापक हज़रत मोहम्मद का जन्म करीब जो है 570 ईस्वी में कुरैली कबीले में ही हुआ था। हज़रत मोहम्मद का जो जन्म है 570 ईस्वी में कुरैशी कबीले में हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हज़रत मोहम्मद के माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, और उनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी, जो कि जरूर इम्पोर्टेंट बात है। यानी हज़रत मोहम्मद का जो है पिता का निधन हो गया, माता पिता का, तो उनके चाचा ने ही उनका परवरिश किया। बड़े होकर वो जो है खुशहाल सौदागर बन गए। उन्होंने एक धनी विधवा खदीजा के लिए व्यापार किया। बाद में उन्होंने खदीजा से शादी भी कर ली, और करीब 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद एक धार्मिक अनुभूति से गुजरे, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई भगवान नहीं है। और उस समय अरब अनेक देवी देवताओं को पूजा करते थे, और अल्लाह को उनमें से एक है, लेकिन उनसे थोड़ा ऊंचा और शक्तिशाली माना जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। हज़रत मोहम्मद के जो है अलौकिक अनुभव के कारण इस जो है बहु ईश्वरवाद या अनेक देवी देवताओं पर आस्था की जगह एक ईश्वरवाद ने ले ली। यानी अब जो पहले के समय में वहाँ पर बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी, जब हज़रत मोहम्मद की जो है अलौकिक अनुभव के बाद वहाँ पर सिर्फ एक ईश्वरवाद ही जन्म ले लिया, यानी लोग एक ही ईश्वर को मानने लग गए। उसके बाद हज़रत मोहम्मद को और भी आकाशीय संदेश आए जो उनके नए धर्म के आधार बने। नया धर्म इस्लाम के नाम से जाना गया, और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर माने गए। शुरू में वह जो है कुरैश के ज़्यादा लोगों को नए धर्म में शामिल करने में सफल नहीं रहे। उनकी पत्नी समेत कुछ ही लोगों ने नया धर्म स्वीकार भी किया। इसी बीच उत्तर में एक दूसरे शहर यशरीब के जो है प्रतिनिधियों ने हज़रत मोहम्मद को अपने यहाँ आने और वहाँ के विवाद सुलझाने का न्योता भी दिया, और 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ यशरीब चले गए। इसे हिजरत कहते हैं। हिजरत के साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल माना जाता है, और हज़रत मोहम्मद ने इस शहर का नाम मदीना रखा, और वो वहाँ के शासक बनने में भी सफल रहे। अब उन्होंने जो है सचेत रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को एक राजनीतिक और धार्मिक समुदायों में संगठित करना शुरू कर दिया। मक्का में इस्लाम को फैलाने के लिए वह और उनके अनुयायियों ने कुरैश के काफिलों पर हमला करना शुरू कर दिया, और हज़रत मोहम्मद अंततः
630 ईस्वी में सफल रहे और कुरैश के परास्त कर मक्का में प्रवेश किया और कुरैश ने नया धर्म स्वीकार कर लिया और इसके बाद से काबा जो है इस्लाम का प्रमुख धर्मस्थल बन गया। मक्का विजय के बाद समूचे अरब को विभिन्न कबीलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे समक्ष जो काफ़ी महत्वपूर्ण आया है अंक प्रणाली। कहते हैं अंक प्रणाली देखें तो हर क्षेत्र में जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप को दिख रहा होगा। यूरोपियन में इंग्लिश की तरह ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा होगा। अरबिक इंडिक्स में थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। जो अरबी इंडिक्स पढ़े होंगे उनको ये समझ में बखूबी आ सकता है। और ईस्टर्न अरबिक इंडिया से पेरिसन एंड उर्दू काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उर्दू के भी आप शब्द यहाँ पर देख सकते हो। 1 2 से लेके 10 से लेके 9 तक यहाँ पर अंकित है। और आपका जो हिंदी है देवनागरी उसको भी आप भली भांति देख सकते हो इसके अंक प्रणाली की। कहते हैं तमिल को भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसकी भी जो अंक प्रणाली है कुछ खास जो है महत्वपूर्ण अंकों को यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो ये बताती है कि हर क्षेत्र में जो है अंक प्रणाली डिफरेंट प्रणाली को यहाँ पर जो है प्रस्तुत की गई है। कहते हैं इस्लाम की शिक्षा जो है सीधी सादी है। बात अगर हम इस्लाम की करें तो यहाँ पर देखा जाए तो इस्लाम की शिक्षा जो है बहुत सीधी सादी है। इस्लाम शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण होता है। यानी इस्लाम शब्द का अर्थ ही हुआ कि धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष जो है संपूर्ण समर्पण। इसके अनुयायी मुस्लिम या मुसलमान कहलाए। इस्लाम के अनुयायी ईश्वर एक है, ये उनका मानना था। इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक ही है। मुसलमान हजरत मोहम्मद को आखिरी और महानतम पैगंबर मानते हैं। वो यहूदियों और जो है ईसाइयों के पैगंबर को भी मान्यता देते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुसलमान मानते हैं कि क़यामत या महाप्रलय आएगा और नेक अथवा अच्छे लोगों को जो जन्नत में सशक्त जीवन मिलेगा, जबकि दुष्ट और पापी लोगों को जो है जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए झुलसना होगा। ये उनकी विचारधारा है। नेक जीवन बिताने के लिए कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा, जो मुसलमानों को पवित्र ग्रंथ है। यानी देखा जाए तो कुरान जो है मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है और कुरान के ही बनाए गए रूल रेगुलेशन में उनको चलना पड़ेगा। कुरान को उन्हें संदेशों का आकलन माना जाता है जो हज़रत मोहम्मद को ईश्वर से मिले थे, और इस कदमों में सदाचार और दया करुणा का जीवन बिताना, निश्चित समय पर नमाज और रोज़ा जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा करना, कुरान का पाठ करना शामिल था। कहते हैं कुरान के अतिरिक्त मुसलमान को जो है सुन्नत और हज़रत मोहम्मद के वचनों और आदर्शों के हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना भी होगा। ये भी बात प्रावधान थी। इस्लाम में जो है अल्लाह को वचनों और आदर्शों और हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस्लाम में अल्लाह और इंसान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं है। वहाँ पुरोहित नहीं है, बस धार्मिक विद्वान या आलिम ही है जो धर्म और जो है धार्मिक कानून पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस्लाम तमाम लोगों को जो है बराबर की शिक्षा देता है। उसूल के मामले में यहूदी और ईसाई धर्म के साथ इस्लाम की बड़ी समानता देखे जा सकते हैं। अब हमारे पास इसकी हल्की फुल्की समझ बन गई है कि हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे की और उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है। लेकिन अरब के दूर दराज इलाकों में शुरू हुआ ये सीधा साधा धर्म कैसे एक विश्वव्यापी परिवर्तन बन गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे समक्ष आता है इस्लाम का प्रसार। देखिए, हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में अरबों में कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। वास्तव में इस नवजात धार्मिक समुदाय के बिगड़ने का खतरा पैदा हो भी गया था, लेकिन हज़रत मोहम्मद के कुछ निकटतम अनुयायियों ने उनके ससुर अबू बकर को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी चुनकर उसे इस खतरे से उबार लिया। उसके बाद से एक लंबे काल तक खलीफा के तमाम मुसलमानों का सुरक्षा धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता रहा। खलीफा बनने के तुरंत बाद अबू बकर ने उन तमाम अरब कबीलों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू कर दिया जिन्होंने हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का प्राधिकार मानने से इनकार कर दिया था। और यह एक सैनिक अभियान बेहद सफल भी रहा और इससे उनके
बाद की दिशा और अरब की सीमाओं के आगे भी बढ़ाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें इन सैनिक अभियानों में बेजतियों और फारसी जैसे शक्तिशाली साम्राज्य की ओर से बेहद कम प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा, जो कि जरूरी था। अबू बकर के निधन के बाद उमर खलीफा बने, यानी देखा जाए तो अबू बकर के निधन के बाद जो है उमर खलीफा बने। उमर ने पड़ोसियों के साम्राज्यों पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा। अरब सेना को लगातार सफलता मिलती गई और जल्द ही अरबों ने पूरे सीरिया पर और एथियोप, दमिश्क और तथा यरूशलेम के प्रमुख शहरों पर कब्जा भी जमा लिया। उन्होंने फारस की सेना को परास्त कर दिया और 651 ईस्वी तक समूचे फारस पर जो अरबों का कब्जा हो चुका था। अरब बैजंतिया साम्राज्य को जो है मिस्र छीनने में भी कामयाब रहे। इसके बाद वह पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़े। यहाँ से वह 711 ईस्वी में स्पेन में घुसे। उन्होंने लगभग समूचे स्पेन को जीत भी लिया था और इस तरह एक सदी से कम समय में इस्लाम ने प्राचीन जो है फारस को पूरी और पुराने रोमन जगत ज़्यादातर हिस्सा जीत लिया। इतिहासकारों ने अक्सर अरबों की इस जीत के पीछे के कारणों का आश्चर्य जताया है। कुछ मानते हैं कि यह जो मजहबी जोश और इस्लाम के प्रसार की धुन थी, जिसमें अरबों को प्रेरित भी किया। लेकिन अब एक अधिकाधिक इतिहासकारों की दलील है कि जहां धर्म ने अरबों का जो एकात्मवाद रखने में भूमिका निभाई, वहीं जिस चीज़ ने उन्हें रेगिस्तान से निकाल कर बारे में, यानी जो रेगिस्तानों से निकाल कर बारे जाने के लिए वास्तव में प्रेरित भी किया, वो वास्तव में समृद्ध क्षेत्र और मालय गणितम यानी युद्धों में लूटी गई दौलत था। बैजंतिया और फारस जैसे इसके दुश्मनों की कमजोरी ने भी अरब को काफ़ी मदद की। उमर के बाद उस्मान खलीफा बने, लेकिन उस्मान मजबूत नेता नहीं थे। उनके अनेक विरोधियों भी थे। उनकी हत्या भी कर दी गई और पैगंबर के चचेरे भाई एवं दामाद अली और खलीफा बनाया गया। लेकिन जल्द ही अली की भी हत्या कर दी गई और उस्मान को समर्थक जो है प्रभुताशाली पक्ष बनकर उभरे। उसके बाद से मुसलमानों में दरार है और अली और जो है अनुयायियों ने एक अलग पंथ बना लिया, शिया कहलाए, और ये बना के जो है शिया कहलाए, बाकी मुसलमान सुन्नी कहलाए। यानी ये भी जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। अली की मृत्यु के बाद उमैया परिवार के एक सदस्य ने खिलाफत संभाली और उस्मान इसी परिवार के ही थे। उमैया वंश में 950 ईस्वी तक शासन करता रहा। कहते बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी पर अब जबरदस्त हमले में असफलता के बाद उनकी ताकत कमज़ोर पड़ गई। उमैया वंश के पतन के बाद अब्बासियों ने सत्ता संभाल ली, जहां उमैया ने जो है अपनी ताकत जो है सीरिया में केंद्रित भी कर ली। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बदलकर फारसी राजधानी के पास इराक में बगदाद को बनाया। फारसी क्षेत्र में राजधानी के स्थानांतरण के साथ ही अब्बासियों शासन में फारसी तत्वों को प्रमुखता मिली। इस शासन के दौरान शुरुआती इस्लाम के जो है समानता और भाईचारे की असूली और समाप्ति हो गई। उसकी जगह जो है निरंकुश राजशाही ने ले ली और अनेक भव्य दरबार में जो है बड़ा ही तामझाम था। दरबार की यह शान शौकत और फ़ायदे कानून फारस की परंपराओं के उधार लिए गए थे। अब्बासी शिक्षा और साहित्य के बड़े ही संरक्षक हुआ करते थे और कहते हैं 10वीं सदी में अब्बासी जो सत्ता कमज़ोर पड़ने लग गई थी और उसके बाद भी केंद्रीकरण का एक विस्तृत दौर रहा। मंगोलों ने जो है 1258 में बगदाद को नष्ट कर दिया, यानी 12वीं शताब्दी में जो है बगदाद को नष्ट कर दिया और अराजकता का यह दौर तब तक जारी रहा जब तक कि सल्जूक तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा नहीं कर लिया। इसे मुस्लिम साम्राज्य पर अरब शासन समाप्त कर दिया और बाद की जो है सदियों में इस्लामी जगत पर तुर्कों का दबदबा रहा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इस्लामी साम्राज्य के विकास क्रम को रेखांकित किया कि कैसे यह कुछ एक लोगों की आस्था से विकसित हुए और किस प्रकार जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तक पहुंच पाए। कैसे इस विकास ने लोगों को सामाजिक संस्कृति जीवन को काफ़ी प्रभावित किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस्लामी सभ्यता की संस्कृति और वैदिक उपलब्धियों की। इस्लामी सभ्यता ने किस प्रकार जो है अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त की। यह कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद के समय से लेकर करीब 1500 ईसा तक इस्लामी संस्कृति और समाज उल्लेखनीय रूप से जो है संवेदनशील और गतिशील रहे, और वो विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आए और उनकी विशेषताओं को ग्रहण भी कर लिया। इस्लामी संस्कृति ने उनके आदर्श अपनाकर खुद को जो है समृद्ध कर लिया, और इस काल में इस्लामी संस्कृति दूसरे धर्मों के प्रति उल्लेखनीय रूप से जो है सहिष्णुता थी। उसने अपने समाजी ढांचों में और यहाँ तक कि प्रशासन में भी यहूदियों और ईसाइयों को जगह दी। उन्होंने यहूदियों और ईसाई जो है कवियों को भी संरक्षण दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। धर्म के क्षेत्र में मुख्यतः दो किस्म के लोग थे, उलेमा और सूफी। उस समय उलेमा और सूफी काफ़ी मशहूर थे। उलेमा विद्वान लोग थे और धर्म तथा धार्मिक कानून के तमाम पहलुओं पर सलाह दिया करते थे, और वो आमतौर पर परंपरा का ही पालन किया करते थे। सूफी धार्मिक कानूनों के तमाम पहलुओं पर सलाह दिया करते थे, वे आमतौर पर परंपरा का पालन करते थे। सूफी धार्मिक रहस्यवादी थे जो मुख्यतः ध्यान और इरहाद पर जोर देते थे। सूफी आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी को गहराई से छूने में सफल रहते थे। खासकर अब्बासी शासनकाल में इस्लामी विद्या की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट पर पहुंच गई थी। दर्शन उसमें से एक था। इस्लामी दर्शन पुराने यूनानी दर्शन के अध्ययन पर आधारित था। बुद्धिवाद और विवेकशीलता में यकीन रखने वाले मुस्लिम दर्शकों को एक तबके ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया, और यह दार्शनिक दर्शन के क्षेत्र में चिंतन मनन के अलावा प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में भी अग्रणीय थे। उन्होंने खगोलीय शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में खासा काम किया। उनका ज्योतिष शास्त्र खगोलीय गणना पर आधारित थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने यूनानी के लेखकों का न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि उसे बहुत आगे तक ले भी गए। पश्चिम में देखा जाए तब सीना के नाम से मशहूर इब्न सीना के तपेदिक और संक्रामक प्रकृति की खोज भी हुई। उन्होंने जैसना तंत्र की अनेकों बीमारियों का जिक्र भी किया। कहते हैं बहुत से उस समय बीमारी भी फैल रही थी। पश्चिम में राजेश के नाम से मशहूर अल राजी मध्यकालीन विश्व के महानतम नैदानिक चिकित्सक यानी क्लिनिकल फिजिशियन थे। उन्होंने खासरा और चेचक के फ़र्क खोजा, और दूसरे इस्लामी चिकित्सक ने अमाशय के कैंसर का भी निदान किया। जहर की काट खोजी गई और आँख की बीमारियों के इलाज में उल्लेखनीय उस समय योगदान किया गया। मुस्लिम समाज की एक रोचक व्यवस्था यह थी कि अस्पताल के स्थापना और संगठन में वे दूसरे तमाम मध्यकालीन संस्कृति से आगे चले गए, और फारस, सीरिया और मिस्र के महत्वपूर्ण शहरों में आधुनिक पद्धति पर संगठित कम से कम जो है 34 अस्पताल थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रकाश विज्ञान, रसायन शास्त्र और गणित में भी बहुत उपलब्धियां हासिल की। इस्लामी कहते भौतिक शास्त्रियों ने प्रकाश विज्ञान की नींव भी रखी, और कहते प्रकाश गति, प्रसरण और प्रवर्धन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले गए। रसायन शास्त्र में क्षेत्र में अन्य चीज़ों के अलावा सोडा के कार्बनिक और फिटकरी और सोडा नमक के तेजाब और नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट जैसे अनेक यौगिकों को और रासायनिक खोज के लिए हम उनके आभारी हैं। यानी देखा जाए तो उसमें रसायन शास्त्र में बहुत सी चीज़ों की खोज हुई। कहते हैं जैसे सोडा के कार्बोनेट, फिटकरी, सोडा, नमक के तेजाब, नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट जैसे अनेक यौगिकों की उस समय खोज हुई। गणित के क्षेत्र में इस्लामी विद्वानों की महत्तम और उपलब्धियां यूनानी के रेखा गणित और भारतीय की अंक प्रणाली का एक जगह करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। वास्तव में भारतीय अंक प्रणाली का इस्तेमाल इतने व्यापक रूप से फैला कि पश्चिम ने उन्हें अरब अंक का नाम दे दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और इस तरह उस समय जो है मौजूदा विद्या का संश्लेषण कर अरबों ने अंक गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति क्षेत्र में महान प्रगति हासिल की,
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के दौरान। देखा जाए तो अरब सभ्यता अपने साहित्य खासकर कविता के लिए भी काफ़ी मशहूर हो गए। उमर ख़याम की रुबाइयाँ और इसकी एक मिसाल है जिसे आज भी याद किया जाता है। अन्य क्षेत्रों की तरह इस्लामी कला भी जो है बैज़ंतिया, ईरानी इत्यादि विभिन्न शैलियों का सुंदर और शानदार संश्लेषण था। इस्लामी काल में वास्तुशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण थी और इस्लामी वास्तुशास्त्र के उदाहरणों में मस्जिद, महल, स्कूल और पुस्तकालय, अस्पताल इत्यादि सम्मिलित थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये सारे इस्लामी वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और इसके मुख्य विशेषताओं में गुंबद देखा जाए, मीनार, मेहराब इत्यादि शामिल थे, जो कि और भी महत्वपूर्ण थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऐसे समय जब पश्चिम बहुत पिछड़ा हुआ था, इस्लामी सभ्यता वैदिक और कलात्मक स्तर पर अपनी जो बुलंदियों पर थी। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ने अरबों को जो विविध संस्कृतियों के संपर्क में लाया और इसने अरब, फारसी, तुर्क और भारतीय और अफ्रीकी जैसे विविध समुदायों को एक साथ लाने और विविध तत्वों वाले एक शानदार समाज का निर्माण में मदद की और इसे अपने पीछे मौलिक खोज और उपलब्धियों की एक शानदार विरासत छोड़ दी। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था अरबों की विकास के लिए, इस्लामी धर्म सभ्यता का विकास के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसमें हर एक पहलू पे हमने जो है इस्लामी धर्म के बारे में बात किया, चर्चा किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। दोस्तों अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप अपना कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है अधिकार है। कहते हैं जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती ही होती है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पता ही है कि तिरपान सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। तो आपको हर वीडियो जो है इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर आपके चैप्टर वाइज देख सकते हो, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, हर तरह का प्रावधान वहां पर मौजूद है। तो आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ कॉमेंट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो इसके लिए भी प्रावधान है, आप जो है कॉमेंट कर सकते हो।